Welcome to Simplified UPSC by PPP, where we listen, learn, and grow together. आइए एक ऐसे सफर पर चलते हैं जो करीब 700 साल लंबा है। एक ऐसा दौर जिसने पश्चिमी दुनिया की पूरी शक्ल ही बदल कर रख दी। हम बात कर रहे हैं 800 से 1500 ईस्वी के बीच के यूरोप की, जो एक महान साम्राज्य के खंडहरों से निकलकर एक नई सुबह यानी पुनर्जागरण की दहलीज तक पहुंचा। ये कहानी है उथल-पुथल और एक नई शुरुआत की। तो सवाल ये उठता है कि जब एक बहुत बड़ा साम्राज्य टूटकर बिखर जाता है तो उस राख से आखिर क्या जन्म लेता है। यही एक सवाल है जो हमें इस पूरी कहानी के दिल में ले जाता है। एक ऐसी कहानी जो मध्य युग के उतार चढ़ावों से भरी पड़ी है। और इसका जवाब शायद थोड़ा हैरान करने वाला है। जवाब ये है कि उस दौर की भयानक अफरा तफरी और अराजकता के बीच ही एक बिल्कुल नई दुनिया की शक्ल बन रही थी। जी हाँ, इसी संकट ने उस यूरोप की नींव रखी जिसे आज हम जानते हैं। तो हमारी कहानी शुरू होती है रोम के पतन के बाद, उस पहले महान शासक से जिसने इस बिखराव को थामने की एक जबरदस्त कोशिश की। ये कहानी है शार्लमेन और उसके साम्राज्य की। देखिए, शार्लमेन कोई आम राजा नहीं थे। वो अपने आप में एक शक्ति थे, एक तूफान की तरह। एक ऐसे लीडर जिन्होंने कुछ समय के लिए ही सही लेकिन पश्चिमी यूरोप के बिखरे हुए टुकड़ों को फिर से एक कर दिखाया। उनके बारे में लिखने वाले आइनहार्ट तो उन्हें ऐसा बताते हैं मानो वो कोई कहानी या किसी महाकाव्य के नायक हों। और ये पल उनके शासन का सबसे ऊंचा मुकाम था। सन 800 में पोप ने उन्हें सम्राट का ताज पहनाया। सोचिए जरा, इस एक घटना ने 3 बड़ी ताकतों को एक साथ ला दिया। जर्मन कबीलों की लड़ने की ताकत, चर्च का आध्यात्मिक अधिकार और रोमन साम्राज्य की महान विरासत। यहीं से एक नए यूरोप का आइडिया पैदा हो रहा था। लेकिन ये एकता ज्यादा दिन नहीं टिकी। शार्लमेन की मौत के साथ ही सब बिखरना शुरू हो गया। उनके पोतों ने इस विशाल साम्राज्य को आपस में ही बांट लिया और वर्दुन की संधि ने तो इस बंटवारे पर आखिरी मोहर लगा दी। यूरोप एक बार फिर कई टुकड़ों में टूट गया और ये बिखराव सदियों तक बना रहा। तो अब सोचिए, जब कोई एक मजबूत राजा नहीं बचा और बाहर से लगातार हमलों का खतरा बना हुआ था, तो समाज ने खुद को बचाने के लिए आखिर कौन सा नया सिस्टम बनाया? इसका जवाब था सामंतवाद, जिसे हम फ्यूडलिज्म भी कहते हैं। ये एक सीधा सादा सौदा था, जमीन के बदले वफादारी और लड़ने की सेवा। और यही वो ढांचा था जो आने वाली कई सदियों तक मध्ययुगीन समाज की रीढ़ की हड्डी बनकर रहा। इसे एक पिरामिड की तरह समझिए। सबसे ऊपर नाम के लिए राजा, उसके नीचे उसके शक्तिशाली सामंत यानी जागीरदार। इन जागीरदारों की जमीन की रक्षा करते थे नाइट यानी शूरवीर। और इस पूरे पिरामिड का बोझ वो उठाते थे जो सबसे नीचे थे, किसान और मजदूर जो सबके लिए खेतों में मेहनत करते थे। और इस पूरे सिस्टम का आर्थिक इंजन था मैनर, मतलब जागीर। ये अपने आप में एक छोटी सी आत्मनिर्भर दुनिया थी। जागीर का मालिक किसानों को सुरक्षा और जमीन देता था और बदले में किसान उस जमीन पर काम करते थे। लगभग हर जरूरत की चीज इसी जागीर के अंदर ही पैदा हो जाती थी। अब देखिए, एक ऐसी दुनिया जहां राजा और राजपाट लगातार बदल रहे थे, वहां एक ही ऐसी ताकत थी जो इन सबसे ऊपर थी और सबको एक धागे में पिरो कर रखती थी। ये सवाल बहुत जरूरी है। जब कोई एक मजबूत सरकार नहीं थी, तो ऐसी कौन सी शक्ति थी जो फ्रांस से लेकर जर्मनी तक के लोगों को एक जैसी पहचान, एक जैसा विश्वास दे रही थी? वो ताकत थी चर्च। एक ऐसे समय में जहां जिंदगी बहुत मुश्किल और अनिश्चित थी, चर्च लोगों को उम्मीद, स्थिरता और एक साझा पहचान देता था। ये उस गूंद की तरह था जिसने यूरोप के समाज को बिखरने से बचाए रखा। लेकिन जब कोई इतना शक्तिशाली हो जाए तो टकराव तो होना ही था। चर्च की ये बेहिसाब ताकत आखिरकार राजाओं और सम्राटों की ताकत से टकराई। सबसे बड़ा झगड़ा इस बात पर था कि चर्च के बड़े अधिकारियों यानी बिशपों को कौन नियुक्त करेगा, पोप या सम्राट। ये सिर्फ कोई धार्मिक बहस नहीं थी, ये यूरोप का असली बॉस कौन है, इसकी लड़ाई थी। और अब कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। कुछ धार्मिक युद्धों का एक ऐसा नतीजा निकला जिसने यूरोप को हमेशा के लिए दुनिया के बाकी हिस्सों से दोबारा जोड़ दिया। 1095 में पोप अर्बन द्वितीय ने एक पवित्र युद्ध का ऐलान किया। मकसद था पवित्र भूमि यरूशलेम पर फिर से कब्जा करना।
और यहीं से शुरू हुआ क्रूसेड्स यानी धर्म युद्धों का वो लंबा दौर जो यूरोप के इतिहास को पूरी तरह से बदलने वाला था। इन युद्धों के जो नतीजे निकले वो बड़े ही दिलचस्प और अप्रत्याशित थे। एक तरफ तो इन युद्धों ने पोप और पुराने सामंतों की ताकत को कमजोर कर दिया, लेकिन दूसरी तरफ पूर्व के साथ व्यापार के नए नए रास्ते खोल दिए, जिससे यूरोप में शहर और एक नया व्यापारी वर्ग तेजी से बढ़ने लगा। और इस नए व्यापार के साथ यूरोप में आई नायाब और एग्जॉटिक चीजें। सोचिए, काली मिर्च और दालचीनी जैसे मसाले, रेशम और मलमल जैसे कीमती कपड़े और शतरंज जैसा खेल। इन चीजों ने न सिर्फ लोगों का रहन सहन बदला, बल्कि यूरोप की अर्थव्यवस्था में एक नई जान फूंक दी। लेकिन ये तरक्की, ये नई रौनक ज्यादा दिन तक नहीं रहने वाली थी। मध्य युग का अंत शांति से नहीं हुआ। अब हम उस दौर में दाखिल हो रहे हैं जो इस युग का सबसे अंधकारमय और विनाशकारी दौर था। 14वीं सदी अपने साथ एक के बाद एक कई आपदाएं लेकर आई। इन आपदाओं ने मिलकर उस मध्ययुगीन दुनिया को जड़ से हिला दिया, जो सदियों से बनी हुई थी, उसे पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। इनमें सबसे भयानक थी ब्लैक डेथ यानी प्लेग की महामारी। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। इस एक बीमारी ने यूरोप की लगभग 1/3 आबादी को खत्म कर दिया था। ये एक ऐसी तबाही थी जिसकी आज हम शायद कल्पना भी नहीं कर सकते। और जैसे कि ये काफी नहीं था, इसी दौरान इंग्लैंड और फ्रांस एक ऐसे युद्ध में उलझे हुए थे जो 100 साल से भी ज्यादा यानी 116 साल तक चला। इस युद्ध ने लड़ाई का तरीका बदल दिया और पहली बार लोगों के मन में अपने देश, अपनी राष्ट्रीयता की भावना पैदा की। इसका असर बहुत गहरा हुआ। सिर्फ लोग नहीं मर रहे थे, बल्कि पुराने विचार भी मर रहे थे। जैसा कि कहा जाता है, मध्ययुगीन दुनिया जिन 2 स्तंभों पर खड़ी थी, ईश्वर में गहरी आस्था और शूरवीरों का सम्मान, वो दोनों ही इस संकट में ढह गए। लेकिन इतिहास की सबसे अजीब बात यही है, इसी भयानक विनाश और तबाही ने एक नई शुरुआत के लिए रास्ता बनाया। इसी ने पुनर्जागरण यानी रेनेसांस और एक मॉडर्न यूरोप के जन्म के लिए जमीन तैयार की। और ये कहानी हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। प्लेग और युद्ध की इस राख से अब कौन सी नई दुनिया जन्म लेने वाली थी? Thanks for watching. Follow us on Telegram and Instagram. Don't forget to like, share, and subscribe.